आज इस वैश्विक संकट की घड़ी में आप सब सपरिवार सकुशल और सानंद होंगे। आज बौद्धिक सत्र के अंतर्गत हमें माननीय क्षेत्र संघ चालक श्री अशोक जी सोहनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्बोधन प्राप्त होगा। मैं माननीय अशोक जी सोहनी से निवेदन करता हूं कि वे अपने उद्बोधन को प्रारंभ करने का कष्ट करें। सभी को मेरा सस्नेह सादर नमस्कार। आशा है आप सकुशल स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य में कोई कठिनाई हो तो प्रयासपूर्वक उसे ठीक कर लें, क्योंकि अभी केवल स्वस्थ रहना आवश्यक नहीं है, तो हमें कुछ काम भी करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य अच्छा रखना। ये सही है कि अभी हम सभी एक विपत्ति में हैं, उसके कारण कुछ परेशानी सभी को अनुभव हो रही होगी। एक महामारी की परेशानी है। महामारी पहली बार आई और देश में ऐसा नहीं है, पहले भी महामारियां आई। प्लेग है, हैजा या कॉलरा है, मलेरिया ने भी महामारी का रूप ले लिया था, लेकिन समय पर इनके निदान हुए, इनकी औषधियां उपलब्ध थी। गति तीव्र होने के कारण से कई लोग काल के ग्रास बने, लेकिन महामारियों से छुट्टी मिली। लेकिन अभी की महामारी जो है ये बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। पहले की महामारियों का व्याप इतना बड़ा नहीं था। इस महामारी ने तो लगभग सारी दुनिया को अपनी परिधि में ले लिया है। ऐसी ये महामारी है। क्या प्रयास करना है ये भी प्रारंभ में सूझ नहीं रहा था, और हमारे अनेक बंधु भगिनी इसके कारण से काल के ग्रास बन गए। इसका हमें दुख भी है, उनके प्रति हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको सद्गति प्रदान करे। अब महामारी ऐसी है, किसी वायरस के कारण है। अब ये सही है कि हमने आमंत्रित तो नहीं किया, लेकिन आ गया वायरस। उसके कारण से कष्ट है, और ज़्यादा कष्ट इस बात से है कि अनिश्चितता है। कब तक इसका प्रभाव रहेगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, यह कहना मुश्किल है। दिन भर आप भिन्न भिन्न आंकड़े देखते होंगे, दुनिया में प्रभाव कैसा है। 46-47 लाख लोग प्रभावित हो गए, 3 लाख से लगभग मृत्यु हो गई लोगों की। भारत में भी जो प्रभाव है उसके आंकड़े दिन भर जो है वो हम दूरदर्शन पर देखते हैं। देखे बिना रहा नहीं जाता और देखने के बाद सहा नहीं जाता, ऐसी स्थिति सबकी बनी हुई है। अब वायरस भी ऐसा है कि उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, अदृश्य है। अदृश्यता भी मायावी होती तो किसी मायावी से जो है इसका निदान हो जाता, लेकिन मायावी भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता है, उसका कोई वजन भी नहीं है। वेटलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। न वजन है, न गंध है, न रंग है, न स्वाद है। ऐसा वायरस है तो इससे लड़े भी कैसे? शस्त्र जो है वो किसी उपयोग के नहीं, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता उसको शस्त्र क्या करेंगे। तो ऐसी महामारी है, लेकिन इससे भी मुकाबला करना है तो सब लोगों को जुटना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विचार विमर्श चलते रहे। फिर कैसे मुक्ति पाएं, तो इसके कुछ रास्ते निकले। तो जितनी बातें ध्यान में आई उनका पालन करते हुए आगे बढ़ना, ऐसा तय किया। अभी हम दूरदर्शन पर भी देख रहे होंगे, निर्देश इसके लिए हमको मिल रहे हैं। एक बात आई सोशल डिस्टेंसिंग। अब हम तो नए समय में कार्य के विस्तार की दृष्टि से सोशल अप्रोच बढ़े, इसकी बातें सोच रहे थे।
अब इस महामारी को रोकने के लिए बात आ गई सोशल डिस्टेंसिंग की, दूरी बनाए रखें। तो सामाजिक दूरी बनाए रखना, सामाजिक निकटता के बजाय सामाजिक दूरी बनाना, तो विपरीत बात हो गई। लेकिन इसको ठीक से समझेंगे तो वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग न होकर ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। शारीरिक रूप से दूर रहो, पास में मत आओ, क्योंकि वायरस का संक्रमण जो है ये स्पर्श से है। यह शरीर से छूने के आधार पर एक से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, अथवा मुंह से निकलने वाली वाष्प के द्वारा पहुंचता है। इसलिए उतनी दूरी बनाए रखना। तो हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग माने, और फिजिकल डिस्टेंसिंग होने के कारण से हमारा स्नेह, हमारी आत्मीयता, हमारी निकटता ये कम होती है, ऐसा नहीं है। अभी तो भिन्न भिन्न आधुनिक साधन आ गए। बातचीत हमारी मोबाइल पर होती है, वीडियो कॉल भी होते हैं, प्रत्यक्ष चेहरे भी दिखते हैं, बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो संवाद में कोई अंतर नहीं आता। केवल निकट आना, प्रत्यक्ष मिलना, सीधी बातचीत करना, इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। तो वास्तव में फिजिकली पास न रहते हुए भी स्नेह बनाए रखना, आसक्ति से मुक्ति पाना और स्नेह को मजबूत करना, इसका अभ्यास हमको इस अवसर पर करना चाहिए। और ये हम करते आए हैं। हम तो सब संघ के कार्यकर्ता हैं। पूजनी गुरु जी का उदाहरण हमको पता है। पूजनी गुरु जी के बारे में कहते हैं कि वर्षों बाद भी किसी स्वयंसेवक को देखते थे तो पहचान लेते थे, नाम से पुकारते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, इतने वर्षों बाद मिल रहे, 15-15, 20-20 वर्षों बाद भी ऐसा होता था। तो किसी ने पूछा कि यह कैसे संभव है, इतना स्मरण कैसे रह पाता है? तो वो कहते थे कि ऐसा लगता है आपको कि इतने वर्षों बाद मिले, और प्रत्यक्ष मिले इतने वर्षों बाद, ये सही है। लेकिन आपके स्नेह के कारण से आपका स्मरण मैं इस बीच अनेकों बार कर लेता हूँ। मैं प्रवास करता हूँ मन से। ट्रेन से तो वो प्रवास करते थे, ऐसा कहते थे गाड़ी मेरा घर है, ऐसा उनके बारे में कहते थे। वो संचार तपस्या की उन्होंने, इतना संचार किया, इतने प्रवास किए। कहते वर्ष भर में 6 महीने तो उनके ट्रेन में बैठे बैठे बीतते थे। पर वो कहते थे कि इसके अलावा भी जब मैं खाली बैठता हूँ तो मैं दौरा करता हूँ। किसी क्षेत्र में गया, किन किन कार्यकर्ताओं से मिला, उनके चेहरे का स्मरण करता हूँ, उन घटनाओं का स्मरण करता हूँ। तो वर्षों बाद आपका चेहरा देखा ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। इसलिए सहज में जो है वो पहचान लेता हूँ। तो वास्तव में यह आत्मीय भाव, ये स्नेह है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण से प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे समय में इस आसक्ति को छोड़ करके स्नेह भाव को पुष्ट करना, इसकी भी आदत इस उदाहरण को देखते हुए हमको डालना चाहिए। तो अभी ऐसी महामारी में संघर्ष की पद्धति पूरी अलग हो गई। तो कैसे करना? तो एक तो दूरियां बनाए रखना, दूसरा इसके कारण से जो प्रभावित हैं उनको स्नेह सम्मान देना, उनके उपचार की व्यवस्था करना, उनको सशक्त बनाना। तो इसके माध्यम से मुकाबला किया जा सकता है। और ये काम स्वयंसेवक हर जगह कर रहे हैं। उज्जैन महानगर में भी स्वयंसेवक इस दृष्टि से सेवा के काम में लगे हैं। नगर की बस्तियां, सेवा बस्तियों में जो हमारे प्रकल्प चलते हैं, उन प्रकल्पों के माध्यम से नगर भर में सेवा के काम चल रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको पीपीई किट बोलते हैं, उसको पहन करके जगह जगह पर सैनिटाइजेशन का काम स्वयंसेवकों के द्वारा, प्रशासन के सहयोग के द्वारा, नगर निगम के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी कोरोना से पीड़ित ऐसे रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सक, उनके सहयोगी कर्मचारी, सफाई कर्मी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, ये सब लगे हुए हैं।
अपने जीवन का खतरा मोल लेकर के भी ये काम में लगे हैं। सेवा का कोई समय नहीं है, 24-24 घंटों काम कर रहे हैं। घर की स्थितियां कितनी खराब है उनको भी दरकिनार करते हुए सेवा के इस काम में लगे हैं, अपने कर्तव्य के भाव पर आगे पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। उनको भी वास्तव में नमन करने की आवश्यकता है, ऐसा उनका काम है, तो स्थान स्थान पर उनका भी सम्मान, उनको भी प्रोत्साहन ये दिया जाना चाहिए। कई तो ऐसे हैं कि यह काम करते करते अपना जीवन भी समाप्त कर गए, वास्तव में वो बलिदान हो गए। उनको औपचारिक रूप से वह दर्जा दिया जाए न दिया जाए, मैं तो कहता हूँ कि इस युद्ध में वो शहीद हो गए। तो इतना समर्पण ये बेकार नहीं जाएगा। जिस आपदा के खिलाफ लड़ा जा रहा है उससे हम विजय पाएंगे। ये मानसिक बल बना रहे हैं, इसलिए उज्जैन में एक प्रयोग ट्विटर पर यह भी किया गया कि उज्जैन जीतेगा, कोरोना हारेगा, ऐसा करके ट्वीट्स किए जाएं, तो लाखों की संख्या तक इसके माध्यम से हम पहुंचे। इसके कारण से एक सकारात्मक वातावरण बना। उज्जैन में लगभग 64 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से मिल करके उनको ये आग्रह किया गया कि भाई ऐसे समय में आप जनता को निःशुल्क सलाह, अपनी सेवा प्रदान करें। उन्होंने उसको स्वीकार किया और लगभग 15,000 उज्जैन नगर के तथा ग्रामीण लोगों ने इसका लाभ लिया, इन सेवाओं का लाभ लिया। इन कोरोना वॉरियर्स के लिए आयुष विभाग के द्वारा तैयार किया गया काढ़ा, फिर विटामिन सी की गोलियां, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लगातार इसका वितरण भी जो है इन वॉरियर्स के बीच किया गया। माधव सेवा न्यास एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से रोगियों के लिए रक्त की आवश्यकता है तो रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। लॉकडाउन की स्थिति में रक्त देने के लिए कहीं जाना ये मुश्किल होने के कारण से एक एम्बुलेंस को जो है वो रक्तदान करने वालों के घर तक भेज कर के वहाँ से रक्त संग्रह करके मंगवाया गया। माधव सेवा न्यास में लोगों के निःशुल्क आवास की व्यवस्था की गई। घुमंतु जातियां हैं जो डेरे वाले कहलाते हैं, जो एक जगह टिकते नहीं हैं, अलग अलग जगह पर चलते रहते हैं, उनका स्थान एक नहीं होता है, तो उनके बीच भी जाकर के जन जागरण करना, उनको दवाइयाँ देना, राशन देना, ये भी सेवा का काम जो है ये कार्यकर्ताओं ने किया। तो स्थान स्थान पर जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता है, जिसको उपचार की आवश्यकता है तो उपचार, राशन की आवश्यकता है तो राशन, मास्क की आवश्यकता है तो मास्क, ये सब वितरित करने का काम ये नगर के लोगों ने किया। लगभग 95 बस्तियों के 500 कार्यकर्ताओं ने 7,000 स्थानों तक तो राशन पहुंचाया। उसके अलावा भिन्न भिन्न सेवा के काम किए। तो नगर के स्वयंसेवकों ने ये सेवा के काम किए। वास्तव में वो अपना कर्तव्य मानकर इसको करते हैं। तो सेवा के काम करना ये एक सहज बात स्वयंसेवकों के स्वभाव में है। ये अभी कोई आपदा आ गई एकदम से इसका जागरण हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये तो संघ का संस्कार है। इतना ही नहीं तो ये हमारे समाज का संस्कार है, और ये आज से नहीं है, तो प्रारंभ से चल रहा है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी तो स्वयं सेवा का कार्य करते रहे। बंगाल में बड़ी बाढ़ आई तो स्वयं उन्होंने पीठ पर बोरे लाद करके सामग्री पहुंचाने का काम स्वयं किया। 1964 में बिहार में अकाल पड़ा तो स्वयंसेवकों ने अकाल के समय में सेवा के बहुत बड़े काम किए। तो सेवा का तो हमारा संस्कार है। हमारे तो कहा गया है सेवा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म जो है वो सेवा है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अपनाई अधमाई। तो परहित साधना ये धर्म है, और दूसरे को पीड़ा देना ये अधमाई है, अधम काम है।
तो ऐसे भी लोगों की पहचान हुई। लेकिन हमारा तो सिद्धांत यह है कि हम अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं, तो इसलिए हम तो अच्छाई से ही काम करेंगे। हम तो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। नर की सेवा यही तो भगवान की सेवा है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। यज्ञ क्या है? सभी का लाभ है उसमें, लेकिन उसमें समिधा के रूप में अपने आप को समर्पित कर देना, ऐसा है सेवा का काम, इसका संस्कार है। इसलिए सेवा का काम निरंतर संघ के स्वयंसेवक करते आए। ये कोई दया के रूप में, उपकार के रूप में नहीं, तो ये कर्तव्य भाव से करते हैं, क्योंकि अपने ही लोग हैं सब, उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है। मुझे ध्यान है 1977 में आंध्र प्रदेश में तूफान आया था। उस तूफान में भी सबसे पहले संघ के स्वयंसेवकों ने जाकर के पूरे समय सेवा का काम किया। उस समय सर्वोदय के एक नेता थे प्रभाकर राव। उन्होंने उस सेवा को, काम को देख करके उन्होंने तो संघ का एक नया नाम ही दे दिया। उन्होंने कहा आरएसएस जो है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसा लोग मानते हैं। हम तो कहते हैं आरएसएस इज रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, ये अर्थ है आरएसएस का। तो एक नाम उन्होंने संघ को दे दिया। 78 में उड़ीसा में सुनामी आई। पूर्वी दिशाओं से बड़ी मात्रा में तूफान की लहरें आकर के जो है वो टकराती गई। बड़ा नुकसान उन्होंने किया, उसमें भी संघ ने सेवा का काम किया। 79 में गुजरात में एक मोरवी नाम का स्थान है, वहाँ एक बांध टूटा। तो बांध टूटा मतलब क्या? लगभग 15 फीट ऊंची पानी की दीवार ऐसी चलकर आ रही है, ऐसा दिखाई दिया। लोग देख रहे हैं लेकिन भाग नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो बड़ी मात्रा में जनहानि हुई, अनेक पशु भी मारे गए। जैसे मैंने कहा, उसकी उतनी ऊंचाई इतनी थी कि बिजली के खंभों पर भी लाशें मनुष्यों की, पशुओं की अटकी हुई मिली। अब राहत का काम कितना करें, सब थक गए। सब सरकार के कर्मचारी भी अन्य अन्य विभागों के। बाद में लाशें ऐसी हो गई कि सड़ गई, गल गई, उठाने जाओ तो अंदर हाथ चला जाए। ऐसे में भी संघ के लोगों ने राहत का काम किया। और जैसा मैं कहता हूँ कि हमारे लिए तो पीड़ित जो है वो सेवा के लिए है, और उसकी सेवा करना यह आवश्यक है। तो सभी के लिए किया। मुझे ध्यान है 20 अगस्त 1995 को दिल्ली से कानपुर के बीच में फिरोजाबाद करके एक स्थान है, वहाँ पर 2 ट्रेनों की आमने सामने की भिड़ंत हुई। तो कितना भयानक हादसा होगा। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस दोनों आमने सामने भिड़ गई। चूंकि अगस्त की बात है, नगर में गुरु पूर्णिमा के उत्सव थे संघ के। जैसे ही खबर मिली, सुबह 3:30-4 बजे की बात है, सभी उत्सव स्थगित करके संघ के सब कार्यकर्ता राहत के काम में जुड़ गए। लोगों को ट्रेनों से निकालना, उनका सामान उनको देना, उनके खाने पीने की, उपचार की व्यवस्था करना। इतने ही नहीं तो उनको घर तक वाहनों से पहुंचाने की व्यवस्था करना, जो जहां से निकले होंगे वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की। कीमती सामान, गहने आदि भी इधर उधर बिखरे पड़े, सबको इकट्ठा करके पुलिस कैंप में जाकर के जमा कराने की व्यवस्था की। तो मुझे ध्यान है उस समय एक संस्मरण आया था, एक जनसत्ता करके अखबार चला करता था। प्रभाष जोशी ये वरिष्ठ पत्रकार हो गए, उनकी बड़ी भूमिका उसमें थी। तो उसमें मुख्य पृष्ठ पर 4 कॉलम का एक समाचार छपा था। उसमें 2 मुस्लिम बंधु थे जो ट्रेन के अंदर फंसे थे। तो स्वयंसेवक गए, उन्होंने पूछा, नाम पूछा, तो नाम बताया। बाद में देखा ये तो निकर पहने हुए, तो बोले हमको बड़ा डर लगा कि अब क्या होगा। लेकिन उन्होंने ट्रेन के खिड़की के सरिये काट करके हमको बाहर निकाल करके सेवा शुश्रूषा करके हमें अपने स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की। तो पीड़ित है, उसकी सेवा करना ये हमारा धर्म है। वो किस धर्म का है, किस जाति का है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी सेवा है, हमारा धर्म है, ये मान करके सेवा का काम करते हैं। 12 नवंबर 1996 को ऐसे ही चरखी दादरी में एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई।
दो विमान आसमान में आपस में टकरा गए, एक सऊदी अरब का था, एक कजाकिस्तान का था। तो स्वाभाविक रूप से ऊपर टकराए 14,000 फीट की ऊंचाई पर, तो नीचे गिरे मलबे में परिवर्तित हो गए। उसमें यात्रा करने वाले लगभग यात्री मुसलमान थे, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने वहाँ पर सेवा कार्य किया। उससे प्रभावित होकर के वहाँ के हमारे मान्यवर जिला संघ चालक श्री नेकी राम जी थे, उनको वहाँ की मस्जिद में बुलाकर सम्मानित किया गया। सीएम इब्राहिम उस समय केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी मंच से इस बात की जो है वो सराहना की। तो सेवा का संस्कार ये तो हमारे लिए प्रारंभ से है, और जहाँ पर कोई भी विपदा है तो विपदा में फंसे हुए लोगों की सेवा करना, उनको सहयोग करना, ये हमारा धर्म है। तो इसलिए आज की भी इस परिस्थिति में सेवा का काम संघ के द्वारा, स्वयंसेवकों के द्वारा होना ये स्वाभाविक ही है। तो ये सब काम चल रहे हैं। इसके बाद भी समाज में इसके कारण से हलचल, अन्य प्रकार के प्रभाव ये दिखाई देते हैं। एक बड़ा प्रभाव दिखाई देता है कि जितने भी मजदूर अन्य कामों के लिए दूसरे प्रांतों में गए रोजगार के लिए, अब इनकी संख्या करोड़ों में है। अब लॉकडाउन हो गया तो निकलना मुश्किल, अपने अपने स्थान पर समस्याएं हैं, साधन नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो इनको वापस भेजना। तो शासन की अपनी योजनाएं हैं, शासन ने भी योजनाएं बनाई, केंद्र सरकार ने जो है वो योजनाएं बनाई, राज्य सरकारों ने बनाई। बजट की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी व्यवस्था में तो लोग ही लगे हैं। तो इन सब लोगों के माध्यम से जो व्यवस्था हुई, साधनों की उपलब्धता हुई, और मजदूरों का घर जाना जो है यह प्रारंभ हो गया। फिर भी इतनी बड़ी संख्या होने के कारण से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ दिखाई देती है। दूरदर्शन पर भी आप देखते होंगे, हजारों की संख्या में सड़क पर वो दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में भी कार्यकर्ता प्रत्येक स्थानों पर उनकी चिंता कर रहे हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जहां पहुंचाने में जो सहयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और लगभग 8-10 दिन में ये सब काम वापसी का पूरा हो जाएगा ऐसा लगता है। ये सब होने के बाद भी एक विचार मन में आता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घर से बाहर जाना रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए, तो ऐसी किसी आपदा के समय उनका वापस आना है तो स्वाभाविक एक बड़ा काम होगा ही। और कितनी भी व्यवस्थाएं करने के बाद में दृश्य कैसा दिख रहा है ये भी हमको पता है। और ऐसी आपदा ना हो तब भी वहाँ तक जाना, वर्ष में 1-2 बार घर पर आना जाना, इन सब के कारण से कितना व्यय उनका भी होता होगा, कितने साधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, यातायात पर कितना दबाव आता होगा, सामान्य जनता को भी कितनी असुविधा होती होगी, कितना प्रदूषण इसके कारण से होता होगा। तो एक विचार मन में आता है कि क्या ये सब अनिवार्य है, क्या इसका कोई निदान नहीं हो सकता। फिर ये जहाँ जाकर रहते हैं, जिन महानगरों में बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि वहाँ की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। जितने भी महानगर देखेंगे आप, क्षमता से अधिक लोग वहाँ पर हैं, तो यातायात की, रहने की, पानी की, खाने की, ये सब व्यवस्थाएं उचित हो ही नहीं सकती, और वो भी हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए सबको जो है वो अच्छा जीवन मिले, इसलिए इसकी आवश्यकता न पड़े, ऐसा कोई निदान होना चाहिए। तो ये निदान क्या हो सकता है, तो ये ध्यान में आता है कि स्थान स्थान पर बनने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ, तहसील हो, जिले हों, संभाग हो, राज्य हों, ये आत्मनिर्भर बने। इतने बड़े उद्योग, इतनी बड़ी इकाइयाँ अलग अलग स्थानों पर बने, जहाँ पर लगने वाला मनुष्य बल, संसाधन, ये सब बाहर से आए, तो लोगों का आवागमन और रॉ मटेरियल का पहुंचाना, ये सब जो है वो अतिरिक्त भार बढ़ाता है। तो बहुत अनिवार्य नहीं हो ऐसे उद्योग, ऐसे प्रकल्प, ये तो बहुत बड़े स्तर के ये बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो भी देश में वितरित हों सब प्रकार से, ऐसी योजना बने
तो स्थान स्थान पर लोग अपने आसपास ही कहीं निकलेंगे, आसानी से आसपास पहुंच जाएंगे। इतने लोगों का अपने स्थान छोड़ करके, अपने गांव छोड़ करके भी दूरस्थ जाना वहाँ के गांव की समाज व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए आत्मनिर्भर इकाइयाँ बने, अपने संसाधन, अपने उद्योग, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना उत्पाद, अपना बाजार, अपना ही लाभ और अपने ही उपयोग में उसका व्यय, ये सब होगा तो शायद इस समस्या से भी निदान इसका भी हो सकता है। तो इसकी भी कुछ योजना बन सकती है क्या? शासन अपने स्तर पे विचार करता है, लेकिन समाज ने इसका विचार करना चाहिए। जल संग्रहण अपने अपने स्थान पर अगर बराबर कर लिया जाए तो इसमें से अनेक समस्याओं का निदान हो सकता है। अभी स्थिति ऐसी है, कई बार चर्चा होती है, हमारे बंधु कहते हैं कि अभी जल की आपूर्ति होती है, बड़े बड़े बांध है, नर्मदा के बांध से इंदौर में जल आ गया, देवास में आ गया, उज्जैन में आ गया, और जगह भी पहुंचने वाला है। लेकिन स्थानीय जल जो है ये उपलब्ध न होने के कारण से जब भी इस जल की कोई कमी आती है तो क्या होता है, बोरिंग से पानी निकालते हैं। बोरिंग से पानी पहले 100 फीट पे आता था, 200 पे आता था, अब 600, 700, 800 फीट पे आने लगा। एक कल्पना सहज आती है, चेन्नई में भी बाढ़ आ गई थी, अन्य आपदाएं आती है तो बिजली चली जाती है। तो ऐसा लगता है कि अगर कोई आपदा आ जाए और बिजली चली जाए तो पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिलेगा, कुओं में पानी नहीं है, और बिजली चली गई तो बोरिंग से निकाल नहीं सकते, तो कितनी दुर्दशा हो जाएगी इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। और इसके निदान है। अगर अपने अपने गांव में तालाब बने तो तालाब जो है, हमारे वर्षा इतनी होती तालाब भर जाता है, तालाब भर जाता है गांव का तो गांव के कुओं में पानी आ जाता है, और पानी आ जाएगा तो कृषि अच्छी हो जाएगी, उद्योग फलेंगे फूलेंगे, ये सब होगा। और इसलिए जो स्वदेशी का आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया, इस दृष्टि से वो भी इस समस्या का निदान इस रूप में सामने आ सकता है। एमएसएमई के लिए भी सरकार जो है सहयोग कर रही है, उद्योग चलेंगे, फलेंगे फूलेंगे, लेकिन ये शासन आधारित, बाजार आधारित ऐसी अर्थव्यवस्थाएं बनेंगी। स्वदेशी का हम उपयोग करेंगे, हमारे संसाधन, हमारी तकनीक, हमारा क्षेत्र, हमारे यहाँ का जल, हमारे यहाँ के लोग, मनुष्य बल, हमारा अनुसंधान, हमारा कौशल, तो ये बनने वाली अर्थव्यवस्था ये शासन आधारित, बाजार आधारित न हो करके जन आधारित, जन सहयोग की, जन सहभागिता की बनेगी। इससे आने वाला पैसा जो है हमारे यहाँ पर ही उसका विनिवेश होगा, हमारे लिए वो उपयोगी होगा। स्वदेशी के उत्पाद हमारे भी जो है वो गुणवत्ता वाले बनेंगे तो सब जगह जाएंगे। मुझे ध्यान है, पहले काला दंत मंजन चलता था। क्या होता था उसमें? पेपरमेंट होता था, फिटकरी होती थी, कोयले का चूरा होता था, और कुछ औषधीय पदार्थ होते थे, दांत चमकते थे। वो काला था लेकिन दांतों को सफ़ेद बनाता था। ब्लैक वाइटनर था, बंद हो गया, पेस्ट आ गया। पेस्ट आ गए, ब्रश आ गए। ये भी एक अनुसंधान का विषय है कि क्या पेस्ट और ब्रश आया तब से दांतों की बीमारियां बढ़ी। तो ऐसे अनेक उत्पाद हैं जिनके बारे में इस प्रकार का विचार किया जा सकता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाजार में आ रही है, अब वो कहती है कि इसमें नमक है, इसमें हल्दी है, इसमें नीम है। अरे भाई, जिनका हम उपयोग करते थे वही फिर अगर आ गए मार्केटिंग के लिए तो ये सिद्ध भी हो गया कि गुणवत्ता उन्हीं में है। तो हमारे यहाँ पर सब प्रकार के संसाधन उपलब्ध है, हमें केवल जो है उनका उपयोग करते हुए अपने अपने उत्पाद बनाना प्रारंभ करना चाहिए। फिर अभी जैसी व्यवस्था बनी है, इसमें सभी परिवार जो है इसके कारण से प्रभावित हैं। तो परिवारों को भी ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए। अभी संघ की शाखाएं बंद है क्योंकि डिस्टेंसिंग की बात है, तो घर में ही जो शाखा लगती है प्रार्थना होती है, मातृशक्ति बहनें भी प्रार्थना करती हैं। तो एक तो संघ के कार्यकर्ताओं ने ऐसे समय में संघ के अपने परिवार के लोगों को संघ के बारे में जानकारी देना चाहिए,
अभी अनेक परिवार ऐसे हैं, कार्यकर्ता लंबे समय से काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं इसकी प्रत्यक्ष जानकारी ये परिवार के लोगों को नहीं है। तो संघ से उनका परिचय कराना चाहिए। समय दिया है, भगवान कहता है भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहीं तो एक एक दिन की छुट्टी के लिए जो है वो परेशानी होती थी, भगवान ने कहा ले लो जितनी छुट्टी ले लो। अब इतनी छुट्टियां मिल गई, घर में रहना है तो परिवार के साथ में रहो, आनंद में रहो। एक तो बड़ा काम यह है, एक अवसर मिला है उसका पूरा लाभ लो। घर में साथ में भोजन करो, अल्पाहार करो, गप्पे लगाओ। तो हमारे यहाँ ये जो परिवार की व्यवस्था है, घर में भोजन बनता है, अल्पाहार बनता है, उसमें हल्दी का उपयोग होता है, नीम का उपयोग होता है, अलग अलग मसालों का उपयोग होता है। अब ये सब बातें कैसी है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली है। और इसलिए मुझे लगता है कि विश्व में कोरोना का जो प्रभाव है उसकी तुलना में भारत में ये प्रभाव बहुत कम है। उसका एक बड़ा कारण हमारे यहाँ की ये व्यवस्था है। हमको भोजन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। पैक फूड खाने की आवश्यकता नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाला रहता है। गाँवों की अपनी व्यवस्था है, परिश्रम की आदत है, उसके कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है ये पर्याप्त है। इसके कारण भी इस महामारी का प्रभाव हम पर कम हो रहा है और इसलिए हमारी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके भी प्रयास हमको साथ ही साथ करना चाहिए। इसके लिए व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, तो समय का ये सदुपयोग भी हम कर सकते हैं। ये हमारी निजी परिवार की बात हो गई। समाज के लिए क्या कर सकते हैं? तो गांव में अगर रहते हैं तो गांव में कृषि में सहयोग कर सकते हैं। हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता निरंतर बनी रहे, वृद्धिंगत होती रहे, इसके लिए जैविक कृषि का, जैविक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। गौ पालन को प्राथमिकता दे सकते हैं। गौ उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक होंगे, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे। सामाजिक समरसता का विचार कर सकते हैं। सारा समाज एक है, जितने भी भेदभाव है सब मिटा करके सारा समाज इकट्ठा हो, किसी प्रकार की कोई छूत अछूतता उसमें न रहे। तो वास्तव में यह तो मूल भावना है हमारे समाज की। संघ के सत्संग चालक हो गए पूजनीय बाला साहब देवरस, उन्होंने तो कहा कि अगर छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। इतना जो है छुआछूत को निकृष्ट माना है। तो सारे समाज को साथ में लेकर के एकजुट होकर के समाज की भलाई के लिए काम करना, ये भी काम हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इन कामों में अभी मिला हुआ समय इसका हम उपयोग करें। इस कोरोना के कारण से जो नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको सकारात्मक दिशा में हम मोड़ दें। हमारी 130 करोड़ की आबादी में जितने प्रभावित हैं ये तो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। तो हम सब एकजुट हो जाए तो इस पर विजय पाना ये हमारे लिए असंभव ही नहीं तो कठिन भी नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। सबकी शक्ति लगेगी तो। सब अपने हैं, सबको स्नेह और सहयोग पर्याप्त देना। तो हमारा तो जीवन हम जीते हैं, परिवार में रहते हैं। अंत में एक बात का और विचार करें कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं। हम कहते तो हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो अगर ये बात करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए न्यूनतम अधिकतम हम क्या कर सकते हैं। अभी तो ये महामारी का समय है, तात्कालिक काम हमारे अलग है, लेकिन स्थायी रूप से जीवन भर के लिए इस समाज राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम अधिकतम, इसका चिंतन करें, विचार करें, कुछ संकल्प करें और प्रत्यक्ष काम में लगें तो परिणाम मिलेंगे। हम जो कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो इस भारत माता का वैभव अमर हो जाए, अगर हम संकल्प लेकर के उसको क्रिया रूप में परिणित करेंगे
तो एक श्रेष्ठ समाज, एक श्रेष्ठ राष्ट्र जो आने वाले समय में विश्व के लिए मार्गदर्शक और सहयोगी बन सकता है, ऐसा बनेगा। प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने इसको साकार होते हुए हम देख सकेंगे और यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। तो इसका विचार करें। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों ने इतना समय निकाल करके इन बातों को सुना, उसके लिए आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय।